भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं अपने मौत से कितना डरते हैं। इन लोगों को मौत से डर होता है, लेकिन ये दूसरे की जान कभी भी ले सकते हैं। अब मैंने आज सुबह उठते पड़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ। मुझे कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना थप्पड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी। मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भाई हमने नहीं किया। फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दी। अब मुझे लगता है कि सब लोगों को मिलके उन लोगों की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आगे मारे जाने वाले हैं। वो कौन है? देखिए, सिंध तक में नहीं छोड़ा। एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे सरदार हुसैन साहब, वो नवाब शाह सिंध में रहते थे। उन्होंने सोचा होगा शायद सिंध में जो है वो बच जाएंगे, लेकिन सरदार हुसैन साहब जो थे वो भी जो यही कश्मीरी वाले जो ग्रुप हैं इनसे संबंधित थे, उनको भी खर्च कर दिया गया। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात मुझे पाकिस्तानियों की क्या अच्छी लगती है कि आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता। आप सिर्फ बोल दो काफिर की साजिश है। आप एक देखो, दो तीन चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान में बोलनी पड़ेंगी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, रादी साजिश है, सबकी साजिश है। ये तीन चार पॉइंट आप याद रखो, ठीक है ना? फिर आपकी बात, वैसे भी सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सबूत के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं वहां पे। तो अब ये सेट हो गया है कि भाई रा की ही साजिश है ये। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हिंदुस्तान का एक और मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया है। इस आतंकी का नाम है मुफ्ती कैसर फारूक, जो कि हाफिज सईद का सहयोगी था, साथ ही लश्कर तोयबा का फाउंडर भी था। कहते हैं भाई कितना भी पाप कर लो, पर जिस दिन तुम्हारा पाप का घड़ा भर जाएगा ना, उस दिन तुम्हें मरना ही होगा, या फिर तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल ही जाएगी। और ऐसा इस मुफ्ती कैसर फारूक के साथ भी हुआ। तो कैसर फारूक एक मदरसे में मुफ्ती भी था, और इसी वजह से वो मदरसे में गया था। लेकिन बाहर आते समय दो अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी, जिसमें एक बच्चा भी घायल हो गया। मगर वही कैसर फारूक बच नहीं पाया, और पीठ पर गोली लगने की वजह से वो वहीं पर मारा गया। पुलिस ने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो मारा गया था। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन सबको एक एक करके कौन मार रहा है? आखिर वो कौन है जो इंडिया के इन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को मार रहा है और इनका एक एक करके सफाया कर रहा है? इन चीज़ों को देखने के बाद हाफिज सईद भी काफ़ी सहम सा गया है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इतने सालों से इंडिया में आतंक मचाने वालों को अब धीरे धीरे सफाया हो रहा है, और इन कीड़े मकोड़ों को धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये काम इंडिया ही कर रहा है, इसमें किसी और का हाथ भी हो सकता है। नमस्कार। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था। उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी, और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। उसके बाद पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई या दोनों की साजिश थी। ये पहुंच गया कराची, और कराची में एक सादी जिंदगी जीने लगा। कुछ लोग बोलते हैं ये फंडिंग कर रहा था, फंडिंग जुटा रहा था वहां से। कुछ लोग बोलते हैं ये अब अलग हो गया था। अब ये अपना एक और मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद बताया जा रहा है, ये उस मस्जिद में वहां पर नायब जामा मस्जिद, अबू बकर जामा मस्जिद, ये नायब इमाम था उसमें। अब अबू बकर जामा मस्जिद का नायब इमाम, उसको मार दिया गया। ये बात मतलब एक नॉर्मल सी खबर है। ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा आतंकवाद है। आतंकवाद का काम इंडिया में लोगों को मरवाना बहुत आसान होता है। जैसे अजमल कसाब था ना, गोलियां चलाई, और कोर्ट में ही वो एक बच्ची थी जिसकी गोली लगी थी, उसने बोला था, दीपिका रोटवान नाम था उसके बच्ची का, उसने बताया था कि ये गोली चला रहा था लोगों पर स्टेशन पे, और चलाते हुए फंसला था, क्या मैं इनको मार रहा हूँ। तो इतनी नफरत उसके दिल में भर दी गई थी। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे की के मर्डर की भी खबर आई थी। साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था, ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे हुए थे। जो ईद हुई थी अभी, गई ईद पे
4 धमाके हुए और काफी लोग उसमें मारे गए। अच्छा, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, लॉजिक, मैथ्स, ये सब तो होता ही नहीं ना। जब सारे के सारे आप 90-95% लोग एक मुल्क में मदरसे के पढ़े हो, तो उनसे आप साइंस और लॉजिक का क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आप देखिए, ये सरफराज अहमद बुख्ती, ये इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर। ये क्या कहते हैं साहब? ये कहते हैं कि ये जो धमाके हुए हैं ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने करे हैं, रा ने, ठीक है ना, ये रा ने करे हैं। क्वेटा में मीडिया से संबोधित होते इन्होंने ये बोला कि जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं फैसिलिटेटर का, वो कोई भी हो, आप उसको कुछ भी कहें, हमारे लिए सब एक हैं, उनके सब एक ही ओरिजिन है, और ऑल आर बीइंग हैंडल्ड इन वन प्लेस, रॉ इज बिहाइंड देम। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात मुझे पाकिस्तानियों की क्या अच्छी लगती है कि आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता, आप सिर्फ बोल दो काफिर की साजिश है। आप एक देखो, 2-3 चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान में बोलनी पड़ेंगी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, रादी साजिश है, सबकी साजिश है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रख लो, ठीक है ना। फिर आपकी बात, वैसे भी सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सबूत के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं वहां पे। तो अब ये सेट हो गया है कि भाई रा की ही साजिश है, ये सेट कर लिया पाकिस्तानियों ने। अच्छा, किसी ने पूछा भी नहीं उससे, ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, कोई पत्रकार होता जो पूछ लेता कि ठीक है साहब, रॉ की साजिश है, वेरी गुड, अब आप बताइए क्या प्रूफ आपको मिले। ये प्रूफ थोड़ा देता है, इसके पास है ही नहीं प्रूफ, क्योंकि प्रूफ जब कराई नहीं किसी ने तो प्रूफ कहां से होगी। ये नहीं, फिर आपको पता ही है कि कौन करता है, क्या आपको नहीं पता है, क्या आपसे कोई ढकी छुपी बात है? फिर पाकिस्तानी ऐसे लहजे में बात करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि कौन कर रहा है? इतने जो हमारे शहीदों का खून बहा है, ये किसने बहाया है, क्या आपको नहीं पता है? और वो ज्यादा अगर सवाल पूछ लेता कि सर पता है, बताए छोड़ो, ये बताओ कि आपके पास सबूत क्या है, ये सब छोड़ो कि आपको नहीं पता है, मुझे पता है, उसको पता है, इसके चाचे को पता है, वो सब छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि क्या सबूत है आपके पास। अगर इतना पूछ लेता बंदा, मैं आपको बताता हूं, वहीं पे उसको गद्दार करार कर देते कि तू बहुत पूछ रहा है, ले तू गद्दार है। भाई, ये रा का जो आतंक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े भारी कैसर फारूक साहब हुआ करते थे और वो भी खर्च हो गए कल, और उनको भी अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। तो जनाब मसूद अजहर जो है, यानी कि वो बड़े वाले साहब जिन्होंने IC 814 का अपहरण कराया था, हाईजैक करा था IC 814 का, उनके एक साथी थे जहूर मिस्त्री साहब, उनको भी कराची में किसी अननोन ने मार दिया। खालिद रजा, उनको अननोन ने मार दिया। तो ये जो अननोन जो है, ये जो अज्ञात हमलावर जो है, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भाई इनको आतंकवादी कह रहे हैं, भारत जो है वो टेररिज्म रीडिफाइन कर रहा है। तो आतंक जो है अब आतंकवादियों से अधिक तो इन अननोन गनमैन का हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ISI ने जो रास्ता अख्तियार किया था, वही रास्ता जो है उनको बर्बादी की तरफ लेता जा रहा है। अब वो जितनी एसेट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा उनकी एसेट्स जो है वो मारी जा रही हैं। लेकिन अब समाचार ये है कि जम्मू और कश्मीर में जो कोई 100 के लगभग बचे हैं, एक ज़माने में कोई 20-30 हज़ार हुआ करते थे वहाँ पर आतंकवादी, हर घर से आतंकवादी निकलता था। अब वो मुश्किल से 100 रह गए हैं, और उस 100 में भी कश्मीर के जो लोकल हैं वो मुश्किल से 10-15 हैं, बाकी सारे उनको बाहर से भेजने पड़ रहे हैं। अब क्योंकि बाहर से भेजने पड़ रहे हैं तो उसमें दिक्कतें भी ज़्यादा हैं। दिक्कतें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि बाहर से जो भेजने वाला है उसको लोकल लोग पसंद नहीं करते हैं। लोकल लोग पसंद नहीं करते हैं तो वो बहुत आसानी से उसका भेद पता चल जाता है। जो मुखबिर होते हैं, मुखबिरान होते हैं, वो उसका पता बता देते हैं। अब इनकी बड़ी स्थिति गड़बड़ हो रही है कि साहब कश्मीर में जाएं तो मारे जाएं, वहाँ इंडियन आर्मी डायरेक्ट जो है एंगेज करके मारती है और इंडियन आर्मी का ही नाम आता है। और POJK में हो तो हमारे जो अबू कासिम उर्फ रियाज साहब थे, उनका वाला हाल हो। भी देखा होगा जब इस किस्म का कुछ होता है तो जब इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आती तो ये भारत का नाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे? और सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूँ, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है
जो कि बहुत है। आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है, आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है। तो आज वो कहाँ है, मेरा ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मस्जिद जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद अब मैंने आज सुबह उठते पढ़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ। मुझे कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है, फिर तो हम रोकते क्यों नहीं उसको? और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से, पता है आपको इस चीज का। वो बंगालियों से ज्यादा नफरत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान का एक एक बच्चा आपसे नफरत करता है। अब मैं उसकी मिसाल बताना चाहूंगा। दुबई में आपका मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, अगर उन्होंने कुर्सियां उठा के स्टेडियम में आपके सरों पे मारी हो, गालियां दी उनको, वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर आपको गालियां देते हैं और आप कहते हैं राह कर गया ये सारा कुछ। ठीक है, खत्म कर दी बात आपने, एंड ऑफ द स्टोरी, राह कर गया, खत्म। आप ना आपको पूछने वाला ना बताने वाला। तो दोस्तों मेरा तो मानना है कि ये सफाई चलती रहनी चाहिए और ये कुटाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि भाई इन्होंने इंडिया में जितना आतंक मचाया है ना, चाहे वो 26/11 हो, पुलवामा आतंक हो, या तो ये स्लीपर सेल के जरिए हमारे देश में आतंक फैलाते थे, या फिर मुजाहिदीन बना के बॉर्डर पार करवा के हमारे देश में आतंक फैलाते थे, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग करवाना हो या फिर कोई भी हमला करवाना हो। इन चीज़ों में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता था और अब इनकी सफाई हो रही है धीरे धीरे करके, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम है और हम तो चाहते हैं भाई ये पूरी तरह से साफ हो जाए। और वैसे भी अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कह दिया है कि हम अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना ही सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता होगा, और यही हमारे देश की पॉलिसी होनी भी चाहिए। और जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की ठुकाई हो रही है ना भाई, उसे देखने में और उस न्यूज़ को सुनने में काफ़ी मज़ा आता है यार, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रखी है। और अब मुझे तो लग रहा है कि इनकी देश की एजेंसियां इन्हें समाप्त करने में लगी हुई है, क्योंकि इनकी वजह से अब पूरे पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क हो गया है और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान को बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ता है। और इसी वजह से ना तो वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आती है और ना ही कोई कारोबार होता है, जिसकी वजह से लोग अब आटे के लिए भी लड़ रहे हैं। साथ ही TTP ने भी इनकी आर्मी वालों का बुरा हाल कर रखा है। मगर फिर भी पाकिस्तान में कई आतंकवादी है जो कि भारत में आके हिंदुओं को मारना चाहते हैं और जन्नत में जाने का ख्वाब रखते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि बहुत जल्द उनका भी नंबर आने वाला है और उन्हें भी सीधा 72 की टिकट मिलने वाली है। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।